काला पत्थर का शापित कुआं, एक खौफनाक रात। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। आज हम एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जहां विज्ञान के तर्क काम नहीं करते। काम करता है तो सिर्फ वो खौफ जो सदियों से अंधेरे में छिपा बैठा है। तो अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने घर में अकेले हैं, लेकिन फिर भी कोई आपको कोने से घूर रहा है, या फिर सन्नाटे में अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई दी हो? आज की कहानी उसी अनचाहे एहसास के बारे में है जो हकीकत में बदल गया। आर्यन 25 साल का एक नौजवान शहर की चकाचौंध में पला बढ़ा। वो एक ऐसा लड़का था जिसके लिए भूत प्रेत सिर्फ फिल्मों की कहानियां थीं और आत्मा का मतलब सिर्फ एक वहम। उसके लिए हर चीज का जवाब विज्ञान के पास था। लेकिन कहते हैं ना कि जिस चीज पर आप यकीन नहीं करते वो चीज अपना वजूद खत्म नहीं कर देती। आर्यन की जिंदगी तब बदली जब उसे अपने दादाजी की वसीयत का पता चला। उसे खबर मिली कि काला पत्थर नाम के एक वीरान गांव में उसके नाम एक पुरानी पुश्तैनी हवेली है। काला पत्थर नाम ही काफी था किसी के भी दिल में सिहरन पैदा करने के लिए। ये गांव पहाड़ों की गहरी खाई में बसा हुआ था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोकते थे। जब आर्यन अपनी कार से वहां पहुंचा तो दोपहर के वक्त भी वहां शाम जैसा अंधेरा छाया हुआ था। गांव की सीमा में कदम रखते ही कार का इंजन अजीब आवाजें करने लगा और एक भारीपन हवा में घुल गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद उसे चेतावनी दे रही हो, वापस लौट जाओ। गांव वाले उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। उनकी आंखों में स्वागत नहीं बल्कि दया और डर का भाव था। आर्यन अपनी हवेली के पास पहुंचा। वो हवेली कम और एक खंडहर ज्यादा लग रही थी। काले पत्थरों से बनी वो इमारत मानो किसी श्राप का बोझ उठाए खड़ी थी। जैसे ही उसने लोहे के भारी गेट को धक्का दिया, जंग लगे कब्जों की चीख से पूरा सन्नाटा गूंज उठा। तभी उसे पीछे से एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी, रुक जाओ बेटा। आर्यन ने मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़े पंडित खड़े थे, पंडित केदारनाथ। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था और हाथों में एक लालटेन थी जो दिन में भी जल रही थी। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा तुम इस हवेली के वारिस हो, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन एक बात याद रखना, हवेली के पीछे जो पुराना कुआं है, जिसे हम अंधेरा कुआं कहते हैं, सूरज ढलने के बाद उसकी तरफ भूल कर भी मत देखना। और चाहे कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारे या किसी के रोने की आवाज आए, पीछे मुड़कर मत देखना। आर्यन हंसा। उसने सोचा, ये गांव वाले और इनके अंधविश्वास। उसने पंडित जी की बात को अनसुना कर दिया और हवेली के अंदर चला गया। अंदर धूल की मोटी परतें थीं और मकड़ी के जाले झूमर की तरह लटक रहे थे। उसने सफाई की और रात गुजारने का इंतजाम किया। रात हुई और काला पत्थर की रात कोई आम रात नहीं थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी कलाई घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। करीब 2 बज रहे थे। अचानक हवा का रुख बदला। खिड़कियां जो उसने कसकर बंद की थीं, वो खड़खड़ाने लगीं और तभी उसे वो आवाज सुनाई दी, एक औरत के रोने की आवाज। वो आवाज हवेली के अंदर से नहीं बल्कि बाहर पिछवाड़े से आ रही थी। वो रोना इतना दर्दनाक था जैसे किसी को बेरहमी से तड़पाया जा रहा हो। आर्यन का तार्किक दिमाग उसे समझाने लगा, ये हवा की आवाज है आर्यन, सिर्फ हवा है। लेकिन फिर हवा के झोंकों के बीच एक और आवाज आई, छन छन छन, पायल की आवाज। क्या हवा पायल पहन सकती है? आर्यन के माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो ना चाहते हुए भी अपनी टॉर्च लेकर बिस्तर से उठा। एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति उसे उस आवाज की तरफ खींच रही थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। पंडित जी की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी, पीछे मत मुड़ना, बाहर मत जाना। लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। उसने दरवाजा खोला। बाहर घना कोहरा था। टॉर्च की रोशनी उस कोहरे को काट नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे उस अंधेरे कुएं की तरफ बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही सड़ी हुई मांस की बदबू ने उसका स्वागत किया। उसने नाक पर रुमाल रखा और कांपते हाथों से कुएं के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली।
रोशनी पानी की सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन पानी हिल रहा था, जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा हो। अचानक पानी के कालेपन को चीरते हुए एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थीं और नाखून जानवरों की तरह बढ़े हुए थे। आर्यन की सांसें गले में अटक गईं। वो चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। धीरे धीरे एक सिर पानी से बाहर आया, उलझे हुए गीले बार जो चेहरे पर चिपके थे। जब उस आकृति ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक औरत थी, या शायद कभी औरत रही होगी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे लगातार काला खून रिस रहा था। वो मीरा थी। मीरा ने अपना मुंह खोला और एक ऐसी आवाज आई जो इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने आर्यन का नाम पुकारा। आर्यन, तुम वापस आ गए? आर्यन पीछे हटा, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। मीरा कुएं की दीवारों पर छिपकली की तरह रेंगते हुए बाहर निकलने लगी। उसकी हड्डियों के चटकने की कड़कड़ आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। आर्यन ने देखा कि मीरा के गले में एक लॉकेट था जिसमें उसके दादाजी की तस्वीर थी। उसी पल आर्यन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसे याद आया कि बचपन में उसने एक कहानी सुनी थी। उसके दादाजी पर एक औरत की हत्या का आरोप लगा था, जिसे सबूत न मिलने पर दबा दिया गया था। वो औरत मीरा थी। उसके दादाजी ने उसे इसी कुएं में धकेल लिया था। आज वो हिसाब बराबर करने आई थी। दादा का कर्ज पोते को चुकाना होगा। मीरा फुसफुसाई। आर्यन अपनी जान बचाकर हवेली की तरफ भागा। वो जितनी तेज भाग सकता था भागा। पीछे से पायल की आवाजें तेज होती जा रही थीं, छन छन छन। वो अंदर घुसा और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। वो हांफते हुए सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गया और दरवाजा लॉक कर लिया। वो कोने में दुबक कर बैठ गया। मैं सुरक्षित हूं, वो अंदर नहीं आ सकती, उसने खुद को दिलासा दिया। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसके मुंह से भाप निकलने लगी। कमरे की बत्तियां फड़फड़ाने लगी। आर्यन को अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। उसने धीरे से, बहुत धीरे से पीछे मुड़कर देखा। मीरा वहीं थी। वो दीवार से चिपकी हुई थी, ठीक छत के पास। उसका चेहरा आर्यन के चेहरे से इंच भर की दूरी पर था। बिना आंखों वाले वो गड्ढे सीधे आर्यन की रूह में झांक रहे थे। उसने आर्यन के कान में फुसफुसाया, अब हम साथ रहेंगे, उसी कुएं के अंधेरे में, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब पंडित केदारनाथ और गांव वाले हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो वहां कोई नहीं था। पूरा कमरा सामान से भरा था, लेकिन आर्यन गायब था। जब वो लोग कुएं के पास गए तो मुंडेर पर आर्यन का चश्मा पड़ा हुआ था और कांच पर खून के धब्बे थे। पंडित केदारनाथ ने आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। इतिहास ने खुद को दोहराया था। कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे कुएं से एक नहीं बल्कि 2 लोगों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, एक मीरा की और दूसरी आर्यन की, जो आज भी उस अंधेरे में मुक्ति की भीख मांग रहा है। तो दोस्तों, ये थी काला पत्थर के शापित कुएं की दास्तान। ये कहानी हमें सिखाती है कि पाप चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसका साया कभी पीछा नहीं छोड़ता और कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी किसी ऐसी जगह को जानते हैं जो शापित है? अपनी राय और अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ आप तक लाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।